गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र तिवारी है और आपका कैरियर हियर चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरू करने चल रहे हैं आपका 12th क्लास की मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने चल रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि जितने लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में इसमें सब्सक्राइब करिए और लाइव वीडियो देखने की कोशिश करिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिक्स चैप्टर पार्ट 1 लेक्चर 1 में हम स्टार्ट करेंगे फलन। और फलन हम आपको इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपका बोर्ड के साथ साथ आप जो है IIT JEE पॉलिटेक्निक NDA CDS लेवल के क्वेश्चंस आप फलन से कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम फलन। फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं। आपने बहुत सारी मैथमेटिक्स के डिफिनेशन किताबों में पढ़े होंगे डिफिनेशन कि फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है, फलन क्या है, संबंध क्या है। लेकिन मैं आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। आपके बुक में दोनों ज्वाइंट दिया हुआ, बट मैं आपको बाइफरकेट करके स्पेसिफिक कंडीशन में फलन को आपको मैं क्लासिफाई करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फलन होता क्या है। तो माय फ्रेंड्स, फलन ही एक प्रकार का संबंध होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, इसलिए इसका नाम फलन दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हमारे जानने वाले बहुत से लोग होते हैं, सबसे अलग अलग संबंध होते हैं, संबंधों के नाम होते हैं। जैसे कोई मेरा भाई होता है, कोई सिस्टर होता है, कोई मदर होता है, कोई मेरे फादर होते हैं, कोई अंकल होता है। इस प्रकार से हमारे संबंधों के एक स्पेशल नाम होते हैं, एक विशेष नाम होते हैं। सेम उसी तरह से मैथमेटिक्स में संबंध में एक विशेष प्रकार के संबंध को हम फलन कहेंगे। तो वो फलन किस हिसाब से होना चाहिए, किस प्रकार के संबंध को आप फलन कहेंगे और किस प्रकार के संबंध को फलन आप नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले जानना है हमें कि ये फलन होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये फलन होता क्या है। फलन की परिभाषा आप देखेंगे, फलन की परिभाषा आप देखेंगे दोस्तों कि फलन की परिभाषा क्या है कि जब कोई भी संबंध दो अलग अलग समूहों या समुच्चयों के बीच परिभाषित किया गया हो दोस्तों। फलन या संबंध में सबसे पहला कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, यह हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि जब कोई भी संबंध आपके दो समुच्चय या दो प्रकार के दो अलग अलग समूह की राशियों के बीच स्थापित किया गया हो, तो वह कब फलन होगा और कब वह संबंध होगा, अर्थात वो फलन नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि उस स्थिति में क्या होगा। जैसे मान लिया हमारे पास दो समूह हैं जिसमें अलग अलग तत्व भरे हुए हैं A, B, C, D। यह आपका समूह या समुच्चय आप बोल सकते हैं फर्स्ट है, यह आपका समूह या समुच्चय सेकंड है। इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से भरा हुआ है और एक दूसरे से ये कनेक्ट हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। A का रिलेशन 2 से है, B का रिलेशन आपका 1 से है, C का रिलेशन 4 से है और D का रिलेशन आपका 3 से है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के रिलेशन को क्या हम फलन कहेंगे, अर्थात दिया गया रिलेशन हमारा फलन है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जानिए कि इस स्थिति में फलन होगा क्या। तो फलन क्या होगा, फलन के लिए सिर्फ आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रथम
प्रथम समूह के सभी तत्वों का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात आपने देखा कि समूह फर्स्ट में कौन कौन से तत्व हैं? ए बी सी डी। समूह फर्स्ट में आपके पास तत्व हैं ए बी सी डी। तो ये क्या कह रहा है कंडीशन ये कह रहा है कि प्रथम समूह के सभी तत्वों का केवल और केवल एक तत्व से संबंध होना चाहिए। यानी ए का संबंध किससे है भाई? 2 से है। ए का संबंध किसी और से नहीं है। बी का संबंध किससे? 1 से है। सी का संबंध किससे है? 4 से है। डी का संबंध किससे है? 3 से है। यानी संबंध होने का यहाँ पे फलन होने का पहला जो कंडीशन है, पहली जो शर्त है वो फुलफिल हो रही है। अब आपसे कह दिया जाए कि दूसरी शर्त क्या है, तो आप पूछेंगे सर दूसरी शर्त क्या होती है? तो दूसरी शर्त आप देखिए कि समूह एक का कोई भी तत्व बिना संबंध का न हो। अर्थात समूह एक में कोई ऐसा तत्व नहीं होना चाहिए जिसका कोई न कोई संबंध न हो रहा हो। अर्थात आप देख लेंगे यहाँ पे संबंध है आपका समूह फर्स्ट में देखिए ए बी सी डी। इसमें से सबके संबंध किसी न किसी से हैं। ए का संबंध किससे है भाई? 2 से। बी का संबंध किससे है? 1 से है। सी का संबंध किससे है? 4 से। डी का संबंध किससे है? 3 से। इसमें कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं है। आप बोलोगे सर पहले वाले में तो नहीं है लेकिन दूसरे वाले में तो है कि 5 का किसी से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ पहले वाले समूह की बात की जा रही है। दूसरे समूह में आपका कोई तत्व 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, जितने भी तत्व हों, चाहे वो संबंध वाले हों या बिना संबंध वाले हों, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पहले समूह की बात करनी है कि पहले समूह में क्या होना चाहिए? पहले समूह में सभी तत्वों का संबंध केवल और केवल एक से होना चाहिए। यानी किसी भी तत्व का संबंध एक से अधिक तत्व से नहीं होना चाहिए। दूसरा कि पहले समूह में उपस्थित सभी तत्वों का संबंध होना चाहिए। कोई भी तत्व बिना संबंध वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पहले समूह के तत्व को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? ऑब्जेक्ट। या आप इसको बोल सकते हो और इसको बोल सकते हो इमेज। इसको बोल सकते हो इमेज। यानी आप देखो फलन एक मशीन है, यानी एक दर्पण है। दर्पण के सामने जब वस्तु रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या बनेगा? उसका एक प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप फलन रूपी दर्पण के सामने ए को रखा तो प्रतिबिंब के रूप में आपको 2 मिल गया। बी को रखा प्रतिबिंब के रूप में आपको 1 मिल गया। सी को रखा प्रतिबिंब के रूप में आपको 4 मिल गया। और डी को रखा तो प्रतिबिंब के रूप में आपको क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो फलन एक प्रकार का दर्पण है। इसीलिए इनसे जुड़े हुए सेकेंड समूह के जो द्वितीय समूह हैं, द्वितीय समूह के तत्वों को हम इमेज या प्रतिबिंब कहेंगे और इनको हम ऑब्जेक्ट या वस्तु कहेंगे। तो आपका क्लियर हुआ कि जब भी कोई संबंध आपका समुच्चय के रूप में दिया गया हो, इस तरह से तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया हो, तो आप देखेंगे कि फलन होने की 2 शर्त है। यदि वह संबंध दोनों शर्त पूरा करेगा तो फलन होगा, अदरवाइज वो फलन नहीं होगा। पहला क्या है भाई? कि प्रथम समूह के सभी तत्वों का संबंध केवल और केवल एक से होना चाहिए। प्रथम समूह। दूसरा तत्व कंडीशन क्या है? कि प्रथम समूह का कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जहां फुलफिल होगा वहां पे आप बोल दोगे कि फलन है, जहां नहीं फुलफिल होगा वहां बोल दोगे कि फलन नहीं है। सीधे सीधे आपका हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको इसी में और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 समूह हैं और आप बताएंगे ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। इसमें ए बी सी डी 1 2 3 4 5 दिया हुआ है।
ए बी सी डी। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे कि प्रथम समूह के सभी तत्वों का संबंध किससे है? केवल और केवल 3 से। प्रथम समूह के सभी तत्वों का संबंध किससे है? केवल और केवल 3 से है। अर्थात ए का भी संबंध 3 से है, बी का भी संबंध 3 से है, सी का भी संबंध 3 से है और डी का भी संबंध 3 से है। तो आप देखोगे कि ये फलन है कि नहीं है। तो कैसे हम देखेंगे? पहला कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन हमारा है कि प्रथम समूह के सभी तत्वों का संबंध एक तत्व से होना चाहिए, किसी न किसी एक तत्व से होना चाहिए। तो किसी एक तत्व से मतलब ए का संबंध 1 3 से है, बी का संबंध 3 से है, सी का संबंध 3 से है और डी का भी संबंध 3 से है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि प्रथम समूह का कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं होना चाहिए, अर्थात खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं बैठना है भाई, आपको कुछ न कुछ काम करना है। तो देखिए प्रथम समूह में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसका कोई संबंध ना हो रहा हो, सबका संबंध है, कोई बिना संबंध वाला नहीं है। अर्थात यह क्या है भाई? अर्थात यह फलन है, अर्थात यह फलन है। आप इसे बोलेंगे कि यह फलन है। क्यों है? क्योंकि आपके फलन के दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। फलन की दोनों शर्तें आप पूरी कर रहे हैं, इसलिए यह फलन है और इसको आप फलन ही कहेंगे। सेकेंड समूह में, द्वितीय समूह में चाहे आपका एक इमेज खाली, एक आपका एलिमेंट खाली हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे जितने भी एलिमेंट खाली होंगे, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फलन की कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फलन के परिभाषा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको एज इट इज आप उसको छोड़ देंगे, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट में लेना है। जैसे मान लीजिए यदि मैं कह देता कि 2 समूह हमारे पास इस प्रकार हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। ए में आपका ए बी सी डी, 1 2 3 4, बी का आपका 3 से है, सी का आपका 2 से है, ए का आपका 1 से है। दोस्तों देखिए आपसे पूछ लिया गया क्या ये दिया गया संबंध फलन है? तो करेंगे कैसे? कुछ नहीं, अभी आपको मैंने बताया क्या कि प्रथम समूह के सभी तत्वों का संबंध किसी न किसी एक एलिमेंट से होना चाहिए, किसी न किसी एक एलिमेंट से होना चाहिए, 2 से नहीं, 1 से सिर्फ। देखिए ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, 3 से है, सी का संबंध 2 से है। तो सबके तो एक ही एलिमेंट संबंध है। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, राइट। द्वितीय कंडीशन हमारी क्या है? द्वितीय कंडीशन हमारी ये कहती है कि समूह एक में कोई भी तत्व बिना संबंध का नहीं होना चाहिए। अब देख लो, ए का संबंध है, बी का है, सी का है, लेकिन डी का नहीं है। डी का संबंध इसमें किसी भी तत्व से नहीं है, अर्थात हमारे फलन की द्वितीय कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। इस तरह से दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे कि यह फलन नहीं है। यह क्या है? फलन नहीं है। फलन होने के लिए डी का भी संबंध किसी न किसी से होना चाहिए, तो आप इसको बोल दोगे कि यह फलन नहीं है। दोस्तों आप नोट करते चलेंगे, पेन कापी लेके चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स डिमांड रिटेन प्रैक्टिस। रिटेन प्रैक्टिस, विदाउट रिटेन प्रैक्टिस आप प्रोफिशिएंसी नहीं हासिल कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसलिए आप हमारे साथ नोट करते चलेंगे, आप वो सारे कंडीशंस नोट कराएंगे आपको जहाँ पे फलन परिभाषित है, जहाँ पे फलन परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फिर यही सवाल है, आपको फिर बताना है कि यह फलन है कि नहीं है। यह आपका प्रथम समूह हो गया, यह आपका द्वितीय समूह हो गया। इसमें आपके तत्व ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, ए का संबंध 1 से, ए का संबंध 2 से, बी का संबंध और डी का संबंध 5 से। ओके, अब आपसे पूछा गया कि ये दिया गया जो सवाल है, दिया गया जो संबंध है, इसको आप फलन बोलोगे कि नहीं, फंक्शन आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे दोस्तों? आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया है कि हमारे पास 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है, वो फुलफिल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है कि दिए गए संबंध में प्रथम समूह के सभी तत्व क्या होने चाहिए? किसी न किसी एक तत्व से जुड़े होने चाहिए,
किसी न किसी एक तत्व से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। तो आपका देखिए ए का संबंध किससे भाई, 1 से, और ए का संबंध किससे हो गया, 2 से। तो एक तत्व न होकर के कितने तत्व हो गए, 2 हो गए। अर्थात आप सोचो कि एक व्यक्ति को दर्पण के सामने खड़ा करोगे तो उसके 2 इमेज कैसे बनेंगे। 2 इमेज होने के लिए एक सिंपल, एक प्लेन दर्पण की आवश्यकता, एक प्लेन दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके लिए 2 दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, 3 दर्पण की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन एक सिंगल दर्पण के सामने यदि प्लेन शीशा लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, उसके सामने आप खड़े हो जाइए तो आपकी एक इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इमेज न बन के यहाँ पे कितनी इमेज बन रही है, 2। अर्थात हमारा ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। हमारे फलन का प्रथम कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जब समुच्चय के रूप में 2 अलग अलग समूहों के रूप में आपको संबंध दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये दिया गया संबंध फलन है कि नहीं है, तो आप इस तरह से चेक करेंगे। आपके पास 2 नियम हमने बताए, इन दोनों नियम को आप दिमाग में बैठा लेंगे। हम सीख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, तो आप अप्लाई करना सीखिए कि नियम को कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए चेक करने का तरीका हमने बता दिया। आपको सिर्फ प्रथम समूह की बात सोचनी है, द्वितीय समूह की बात नहीं सोचनी है। देखिए दोस्तों, पेपर यदि आप इस तरह से इस पेपर में सवाल दिया जाएगा तो पेज ज़्यादा लगेंगे, इसलिए इसको आपको चेंज कर दिया गया, इस सिनारियो को चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया है आपको, कि फलन को जब भी हम समूहों के रूप में लिखते हैं तो समूहों के रूप में हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, हम उनको क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे। तो अगला टर्म है हमारा क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। फ्रेंड्स ये जानेंगे कि क्रमित युग्म होता क्या है। सिंपल सी बात है, आप सोचो क्या होता है, क्रमित मतलब क्रम से आने वाला, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी जोड़ा मतलब क्या होता है, 2 चीजें, यानी कोई भी 2 चीजें जो क्रम से आ रही होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। अब यहाँ मैथमेटिक्स में आप सोचोगे कि मैथमेटिक्स में यहाँ फलन में क्रमित युग्म का क्या रोल है भाई, तो क्रम से आने वाले 2 तत्वों का जो जोड़ा होगा, जो युग्म होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। तो इनको हम लिखेंगे कैसे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फलन को यदि हमने परिभाषित कर दिया, यह प्रथम समूह हो गया, यह द्वितीय समूह हो गया, यहाँ पे हमने ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, यहाँ डी ले लिया, यहाँ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ए का रिलेशन 2 से, बी का रिलेशन 1 से, सी का रिलेशन 4 से, डी का रिलेशन 3 से, आपने कर दिया। अब आपके फलन हो गया, ये आपका फंक्शन हुआ, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन फॉर मतलब फलन, ये फलन हो गया। तो अब आप देखेंगे कि ए का रिलेशन किससे है भाई, प्रथम समूह का तत्व पहले आएगा, द्वितीय समूह का तत्व क्या आएगा, बाद में आएगा। तो ए का रिलेशन किससे है, 2 से, तो ए कामा 2 छोटा वाला ब्रैकेट लगाइए। फिर बी का रिलेशन किससे है, 1 से, तो बी कामा 1 छोटा ब्रैकेट लगाइए, ओपन ब्रैकेट लगाइए। सी का रिलेशन किससे है, 4 से, तो सी कामा 4 ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे आप। डी का रिलेशन किससे है भाई, डी कामा 3 ओपन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट बोलिए, खुला ब्रैकेट बोलिए या ओपन ब्रैकेट बोलिए, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए हमने लिख दिया, अब इनको हम सेमी क्लोज ब्रैकेट की बात करेंगे, यानी हम इनको जो है अर्ध कोष्टक बोलते हैं, जिसको आप मझोला ब्रैकेट बोलते हैं, मझोला कोष्टक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमने लिख दिया। अब देखिए यही सब क्रमित, इसी को हम क्रमित युग्म बोलते हैं। देखिए क्रमित युग्म में क्या हुआ भाई, क्रम से आया, क्रम से कौन आया, प्रथम समूह पहले, द्वितीय समूह बाद में। तो प्रथम समूह का तत्व देखिए सभी क्रमित युग्म में प्रथम समूह का तत्व पहले आया हुआ है और उनसे संबंधित द्वितीय समूह का तत्व बाद में आया हुआ है। तो देख लीजिए ए का रिलेशन 2, बी का रिलेशन 1, सी का रिलेशन 4, डी का रिलेशन 3। इस प्रकार से जब संबंध को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हीं को हम क्रमित युग्म बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जब रिलेशन हमारा क्रमित युग्म के रूप में दिया जाएगा तो उस स्थिति में हम कैसे जानेंगे कि हमारा फलन है कि नहीं है। जब
आपका दिया गया रिलेशन, दिया गया संबंध क्रमित युग्म के रूप में दिया जाएगा। तो आप देख के कैसे बताओगे सवाल को कि दिया गया जो रिलेशन है वो फलन है, फंक्शन है कि नहीं है? तो उसके लिए आपके साथ एक सिंगल सा नियम जानना है। क्या जानना है? कि क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, बस ध्यान दीजिए, समझना है भाई, सीखना है हमको, रटना नहीं है। क्रमित युग्म में प्रथम तत्व की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए भाई। यह आपका सफिशिएंट कंडीशन है। जब भी आपका फलन, नोट डाउन कर लें, पेन कापी लेके बैठे हुए हैं ना, नोट कर लें आप इसको, कि जब भी दिया गया संबंध क्रमित युग्म के रूप में होगा तो संबंध को आप फलन के रूप में कैसे चेक करेंगे, कैसे जांच करेंगे कि दिया गया क्रमित युग्म रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्ड में रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है। तो भाई फंक्शन के लिए हमने बता दिया आपको, एक लाइन का फार्मूला हमने बता दिया, वो क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में प्रथम तत्व की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रथम तत्व की पुनरावृत्ति हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। तो प्रथम तत्व की पुनरावृत्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। इसको आप नोट कर लें, अभी आगे आपको काम आएगा ये। आगे जैसे आपसे कह दिया जाए कि दिया गया संबंध फलन है कि नहीं है, सवाल ये उठता है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि a,1 B,2 C, C,4 C,4 D,5 A,6 ये दिया गया है। अब इसमें आप देखेंगे, मैंने आपसे पूछा कि दिया गया रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। अब आपका जो रिलेशन है वो ऑर्डर पेयर के रूप में, हम ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। रिलेशन के डिफिनीशन को हम दूसरे स्टेज में स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। तो दूसरे स्टेज में स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि क्रम से आने वाले तत्वों का जो जोड़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म। अब ये फंक्शन है या नहीं है? तो फंक्शन के लिए अभी हमने पिछली अभी तुरंत हमने पढ़ा कंडीशन। क्या पढ़ा, क्या मैंने बताया? तो आप बोलेंगे सर आपने बताया कि दिए गए क्रमित युग्म में प्रथम तत्व की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए प्रथम तत्व इसमें क्या है? ए है, इसमें क्या है? बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें फिर ए आ गया। देखिए ए की पुनरावृत्ति हो रही है भाई। प्रथम तत्व ऑर्डर पेयर में ए कहाँ आ रहा है? 2 बार आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा भाई। क्या होगा ये? इसको आप रिलेशन बोलोगे, इसको फंक्शन नहीं बोलोगे। तो ध्यान से सुने फिर से कि जब भी आपका रिलेशन ऑर्डर पेयर के रूप में दिया जाएगा तो उसमें प्रथम तत्व की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि प्रथम तत्व की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप सीधे सीधे लिख दोगे कि गिवन रिलेशन इज नॉट फंक्शन। दिया गया संबंध फलन नहीं है, वो संबंध है लेकिन फलन नहीं होगा। तो फलन के 2 कंडीशन समझ में आ गए आपके? आगे समझ में? एकदम समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते चलिए आप लोग, इसको नोट करते चलिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं कि फलन आपको जो दे दिया गया, जो रिलेशन दे दिया गया, या तो समुच्चय के रूप में दिया जाएगा, या तो आपके क्रमित युग्म के रूप में दिया जाएगा, या फिर व्यंजक के रूप में दिया जाएगा। यदि दिया गया संबंध या फलन व्यंजक के रूप में हो तो
दिया गया संबंध या फलन व्यंजक के रूप में हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, व्यंजक के रूप में दिया जाएगा। तो देखिए फलन के लिए आपको प्रतीक में फलन जहां लिखा रहेगा उसके जगह पे f लिखा जाएगा, f फॉर फंक्शन। इसके बाद ब्रैकेट में चर राशि लिखी जाएगी। ब्रैकेट में क्या लिखी जाएगी आपकी, चर राशि लिखी जाएगी। ब्रैकेट में चर राशि, चर राशि। देखिए फलन को रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करते हैं। फलन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, f लिखा रहेगा, f के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा, चर राशि लिखी रहेगी। तो आप समझ जाएंगे कि दिया गया जो रिलेशन है, जो फलन है, उसकी चर राशि क्या है, उसकी चर राशि इस बीच में लिखी रहेगी, x लिखा रहेगा, y लिखा रहेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया fx, जैसे हमने लिख दिया fx, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा भाई, x लिखा है। f का मतलब क्या हमने बताया आपको, f फॉर फलन, यह आपका क्या है, फलन है। x क्या है, फलन की चर राशि, फलन की चर राशि, फलन की चर राशि। x आपका फलन की चर राशि है, यानी वह फलन जो x के व्यंजक के रूप में दिया रहेगा, वह व्यंजक आपका क्या हो सकता है, बीजगणितीय व्यंजक हो सकता है, लवगणकीय व्यंजक हो सकता है, त्रिकोणमितीय व्यंजक हो सकता है, या षड्स या कर्णी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे व्यंजक किसका होगा, उसमें जो चर राशि होगी वो x होगी। अब आप देखेंगे दिए गए व्यंजक में x को आप चर राशि मानेंगे, x को छोड़ के बाकी जो चर राशियां होंगी, चाहे चर राशियां जो भी राशियां होंगी, उन सभी राशियों को आप यहाँ पे इसके अनुसार क्या मान लेंगे, नियतांक मान लेंगे, उनको नियत मान लेंगे, उनको कांस्टेंट मान लेंगे। सिर्फ चर राशि, इसका मतलब वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी, वेरिएबल क्वांटिटी आपकी x होगी। x को छोड़ करके आप सबको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। फ्रेंड्स से क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया कि जहां आपको रिप्रेजेंट करना होगा फलन को, वहां कैसे करेंगे, ये फलन के जगह पे f लिखेंगे, उसके बाद दिए गए व्यंजक का जो चर राशि होगा उसको आप ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे, छोटे ब्रैकेट में, छोटे कोष्टक में आप लिख देंगे, तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा। अब यहां से हम व्यंजक के रूप में देखेंगे कि व्यंजक के रूप में फलन यदि दे दिया जाए तो हम कैसे उसको परिभाषित करेंगे, कैसे उसको जानेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे हम करेंगे। अब देखेंगे आप यहां पे जब भी फलन आपका, फलन व्यंजक के रूप में दिया जाएगा, व्यंजक के रूप में दिया जाएगा, दिया गया हो तो उस स्थिति में व्यंजक की वैधता, व्यंजक की गणितीय वैधता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गणितीय वैधता क्या है भाई, गणितीय वैधता, व्यंजक की गणितीय वैधता की जांच करना, जांच करना। आप देखेंगे कि गणितीय वैधता क्या है आपकी, ये गणितीय वैधता, एक शब्द हमने यूज किया है दोस्तों कि दिए गए व्यंजक की गणितीय वैधता कैसे हम देखेंगे कि वो गणित के हिसाब से दिया गया व्यंजक कब सही होगा, कब गलत होगा, अर्थात उसकी लिमिटेशन क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा और कहाँ से कहाँ तक परिभाषित नहीं होगा, यह जानना सबसे अधिक जरूरी है। इसके बाद ये जान लेंगे तब हम फंक्शन में आगे पढ़ेंगे, फलन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गणितीय वैधता की जांच करेंगे। अब गणितीय वैधता की जांच अब कैसे करेंगे, जैसे देखिए फलन यदि आपका सबसे पहला फलन भिन्न के रूप में दिया गया हो, भिन्न के रूप में दिया गया हो, रूप में दिया गया हो, भिन्न के रूप में दिया गया हो,
तो आप क्या करेंगे भाई, भिन्न के रूप में दिया गया हो। हम बचपन से भिन्न पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, बहुत छोटे थे तब से हम भिन्न पढ़े आ रहे हैं कि भाई भिन्न क्या होता है, एक दो राशियां लिखी रहती हैं, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, बीच में एक लाइन होती है, यही तो हम लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है भिन्न में, भिन्न के दो हिस्से होते हैं, भिन्न के दो हिस्से होते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, वो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x/y, हमने लिख दिया, यह एक भिन्न हो गया। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर कहलाता है, न्यूमरेटर। अर्थात क्या हो गया भाई, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंश। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होता है, हर। अर्थात दिए गए भिन्न के सभी भिन्नों के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला भिन्न का जो होता है हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे जो दिया गया हिस्सा होता है उसे हम हर बोलते हैं। अब गणित क्या कहती है, अब आप जानेंगे गणित क्या कहती है भाई। गणित एक आती है क्या, कि अंश बटा हर, जो आपका भिन्न है वो क्या है, अंश बटा हर। भिन्न जो है अंश बटा हर है। अब गणित कहती है कि यह भिन्न तभी तक हमारे हिसाब से वैलिड होगा, तभी तक यह वैध होगा जब तक क्या, हर नॉट इक्वल टू 0 होगा, हर का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात जब तक आपका हर 0 के बराबर नहीं होगा तब तक आप इसको क्या मानेंगे, तब तक ये गणित के हिसाब से सही होगा। और जैसे ही इसका हर 0 के बराबर हो जाएगा, गणित के हिसाब से यह भिन्न क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अर्थात दिए गए फलन में कोई भी व्यंजक हो, कोई भी व्यंजक भिन्न के रूप में दिया गया हो, अर्थात आपको ऊपर कोई व्यंजक हो नीचे कोई व्यंजक हो, और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि यह दिया गया फलन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है या कहाँ कहाँ परिभाषित नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है, और वो सिंगल कंडीशन क्या है कि आप अप्लाई करेंगे हर नॉट इक्वल टू 0। तो हर नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आप कैसे करेंगे, जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे आप देखेंगे मान लीजिए हमने लिया f, यहाँ पे लिया x, ये एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, इसको करना आपको आ जाएगा। f फॉर फंक्शन यानी फलन, और x का मतलब हो गया कि फलन का जो चर राशि है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, वो किसके रूप में है, x का व्यंजक है। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया 3/x-2, ये हमारा दिया गया 3/x-2। देखिए नीचे ऊपर मिला के जो वेरिएबल क्वांटिटी वो क्या है, x है, इसीलिए यहाँ पे क्या कह दिया गया आपको, ये x है, x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है, इसीलिए हमने आपसे बोल दिया कि यहाँ पे जो x लिखा गया है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिए गए व्यंजक में सिर्फ आप x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको आप क्या मान लेंगे, नियतांक मान के ट्रीट करेंगे। अब देखिए आप बोलेंगे सर दिया गया व्यंजक तो आपका दे दिया कि भिन्न के रूप में आपने दे दिया, एक ऊपर लिख दिया एक नीचे लिख दिया, अब आप इसकी वैधता कैसे चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कि गणित के हिसाब से कहाँ कहाँ सही होगा, कहाँ कहाँ ये गलत होगा। तो दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन है क्या, कि हर नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखिए हर क्या है, हर आपका, हर जो है वो क्या है, हर आपका x माइनस क्या है, 2 है। तो दिए गए कंडीशन के हिसाब से x-2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x-2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात अब -2 को आप जब इधर पक्षांतरित करेंगे तो +2 में बदल जाएगा। अर्थात यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि x का मान 2 नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपसे कह दिया जाए कि x का मान 2 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप बताएंगे। देखिए एक नंबर लाइन हमने खींच लिया, हमने एक नंबर लाइन खींच लिया, हमने एक नंबर लाइन खींचा, बीच में आपका पता है कि नंबर लाइन में 0 होता है, इसके बाएं साइड में माइनस अनंत होता है, इसके दाहिने साइड में क्या होता है, प्लस अनंत होता है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे धनात्मक है। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि x का मान 2 नहीं होना चाहिए, यानी x का मान 2 नहीं होना चाहिए, x का मान 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि x का मान 2 से बड़ा हो जाए या 2 से छोटा हो जाए, x का मान क्या हो जाए, 2 से बड़ा या 2 से
छोटा कुछ भी हो जाए, यानी x का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाए या यहाँ से यहाँ तक हो जाए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन x का मान 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से आप फलन की वैधता चेक कर लिए कि फलन जो वैध होगा वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 कामा अनंत, 2 से अनंत तक, यूनियन 2 से माइनस अनंत तक, माइनस अनंत कामा 2। इन दो चीज़ों में, इसी इंटरवल में, इसी अंतराल में आपका दिया गया व्यंजक मैथ के हिसाब से परिभाषित होगा, वैलिड होगा, एग्जिस्ट करेगा। और इस अंतराल से बाहर जैसे आप निकलेंगे आपका दिया गया व्यंजक अपरिभाषित हो जाएगा, गणित के हिसाब से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, क्या सवाल ये पैदा हो रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया कि x का मान 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होगा, यदि 2 हो जाता तो क्या होता, 2 हो जाता तो क्या होता। तो दोस्तों देखेंगे कि यदि 2 हो जाता तो क्या होता। 2 होता यदि x बराबर आप 2 लिख लेते, x बराबर यदि 2 हो जाता तो क्या हो जाता, x बराबर 2 होता तो उस स्थिति में आपका fx बराबर 3/x माइनस 2, x का मान 2 रखिए, क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2, कितना हो जाएगा 3/0। आपको पता है ये क्या हो जाता, अनंत हो जाता। ये क्या हो जाता भाई, अनंत हो जाता, यह अनंत हो जाता। इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो अनंत को आप क्या लिखोगे, अनंत को बहुत बड़ा, बहुत छोटा, क्या लिखेंगे आप, अनंत मतलब अपरिभाषित यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। यहाँ पे अनंत को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई क्वांटिटी, कोई राशि होती है, उसको 3, 4, 5 उसका मान निकाल लेते हैं, 100, 200 उसका मान निकालिए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख उसका मान निकालिए, लेकिन अनंत का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए अनंत जो होता है, ध्यान से देखिएगा, अनंत आइसोलेटेड स्टेट में परिभाषित नहीं होता है। अनंत को कभी भी, अनंत को कभी भी, अनंत को, अनंत को कभी भी कभी भी एकाकी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, एकाकी परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों ध्यान देंगे कि अनंत को कहीं पर भी आपका आंसर यदि अनंत आ गया या अनंत के बारे में आप सोच रहे हैं तो इसको एकाकी परिभाषित आप नहीं कर सकते हैं। जब भी इसको परिभाषित करेंगे गणित के लैंग्वेज में, जब भी इसको बांधने की कोशिश करेंगे, गणित में जब भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे, तब भी आप कोई न कोई तुलनात्मक अध्ययन लेंगे। तुलनात्मक अध्ययन जैसे क्या हो गया भाई, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में हम आकाश की परिभाषा क्या लिखते हैं, आकाश को अनंत भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी का जो स्पेस है, हमारी पृथ्वी जितनी जगह लेती है, इसकी तुलना में आकाश का परिमाप कितना हो गया, अनंत हो गया, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं। जैसे आपके पास, आप घर में अपनी सप्लाई लेते हो, आप केन लेते हो या आप टंकी लगवाते हो, 100 लीटर, 200 लीटर, 400 लीटर, 1000 लीटर की टंकी लगा रहे हो। 1000 की टंकी का जो पानी है, 1000 लीटर जो आपके पास है, इसकी तुलना में समुद्र या नदी का पानी कितना है, बहुत ज़्यादा है। तो उसको आप क्या बोल देंगे कि इसकी तुलना में इसकी मात्रा कितनी है, अनंत है। तो इसी तरह से आप अनंत को कभी भी एकाकी परिभाषित नहीं कर सकते हो। जब भी अनंत को परिभाषित करोगे हमेशा इसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए मैथ में जब भी आपको वैलिड आंसर की बात की जाती है, गणित में जब भी वैलिड आंसर की बात की जाती है कि किसी भी क्वेश्चन का वैलिड आंसर क्या होगा, तो उसमें अनंत को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, अनंत को छोड़ दिया जाता है, अनंत को हम नहीं मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यदि x का मान 2 होगा तो हमारा जो पिछला जो क्वेश्चन है, अर्थात हमारा जो यहाँ पे दिया गया व्यंजक है, यह जो व्यंजक है यह वाला कि fx बराबर 3/x माइनस 2, यदि x का मान 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसीलिए हमने जो क्या किया
कि इसका मान 2 नहीं रखा, गणित ने बोला कि इसका मान 2 मत रखो, 2 को छोड़ के चाहे जो मान लो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 2 रखोगे, 2 रख दोगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गणित ने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो गणित ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये चीज़ क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया आपका। अब व्यंजक का दूसरा प्रारूप हम देखते हैं कि व्यंजक और किस प्रारूप में हो सकता है। तो व्यंजक आपका मान लीजिए दिया जाए करणी के रूप में दिया जाए, करणी अर्थात सर्ड। सर्ड्स करणी दोस्तों बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। क्यूब रूट आप निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, फोर्थ रूट निकालते हैं, फिफ्थ रूट निकालते हैं, एंड सो ऑन, ढेर सारे रूट आप निकालते हैं। तो आपकी जो सर्ड होती है, जो करणी होती है, रूट बताती है कि किसी संख्या का, किसी क्वांटिटी का यदि करणी लग गया है तो कौन सा रूट आपसे निकालना है, उस रूट के हिसाब से दिखाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे कि करणी की वैधता क्या है। हम तो सिंपली निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, क्यूब रूट निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लिए, घनमूल निकाल लिए, चतुर्थ मूल निकाल लिए, पंचमूल निकाल लिए। लेकिन निकालने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारी करणी इस मूल के लिए परिभाषित है कि नहीं, गणित हमको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी आप निकाल सकते हैं। यदि गणित अलाउ नहीं करेगा तो आप नहीं उसका अनुमान निकालेंगे। जैसे उसका मान निकालेंगे वो तुरंत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप कैसे जानेंगे कि गणित इसको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखेंगे दोस्तों कि जो हमारी करणी होती है, जो हमारी करणी होती है इस तरह से लिखा जाएगा। और चूंकि हम फलन पढ़ रहे हैं तो हम अंदर क्या लिख दिए? एफ लिख दिए, और यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस नंबर को जो है हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री किसकी? करणी की। इस नंबर को क्या बोलते हैं? इस पूरी राशि को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड यानी जिसका हमें मूल निकालना होता है। अब आप देखेंगे कि एफ का, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो करणी है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया क्या कि एफ का nth मूल निकालना है, मूल निकालना है। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से गणित ये कह रहा है कि इस पूरे का मतलब, इस पूरे प्रतीक, पूरे सिंबल का मतलब है कि एफ का nth मूल निकालना, एफ का nth मूल निकालना। अब हमें ये भी देखना है कि गणित में एफ का nth मूल एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो कहाँ कहाँ नहीं करेगा, यही हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं किस पर? निर्भर करती हैं आपके डिग्री यानी n के मान पर निर्भर करती हैं और एफ पर निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी डिपेंडेंसी, n का मान, n का मान, n का मान आप देखेंगे यह मूल n के मान तथा एफ के स्वभाव पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है। निर्भर करता है यानी आपका जो दिया गया है सर्ड के अंदर जो एफ दिया गया है, इस एफ को आप परिभाषित कर पाओगे इस करणी के हिसाब से कि नहीं कर पाओगे, ये किस पर निर्भर करेगा? n के मान पर और एफ के स्वभाव पे। एफ के स्वभाव का मतलब, प्रवृत्ति का मतलब ये हो गया कि एफ धनात्मक हो गया या ऋणात्मक हुआ, इससे इसका मतलब है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले n का मान क्या हो सकता है? n का मान दो कंडीशन में हम लेंगे कि n का मान सम है कि n का मान क्या है? विषम है। n का मान सम है कि n का मान विषम है। तो देखेंगे दोस्तों n का मान सम है यदि n का मान सम संख्या है,
सम संख्या है, सम संख्या, n का मान क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि n बराबर आप लेंगे 2, 4, 6 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, आपने ले लिया। 2 जो होता है सबसे छोटी डिग्री होती है, करड़ी की सबसे छोटी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जब भी करड़ी की डिग्री 2 होती है वह अक्सर लिखी नहीं जाती है, वो हिडन होती है। आप लिख भी सकते हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको लिख भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है। जैसे आपने देखा कि n का मान सम हो, यहाँ पे n, यहाँ पे अंदर fx आपने ले लिया, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंडीशन क्या है कि fx जो होना चाहिए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि इसका मान धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसका मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो अब सर्ड कहीं भी आप देखेंगे, करड़ी कहीं पर भी देखेंगे तो हल करने से पहले उसकी डिग्री देखेंगे कि यदि डिग्री का मान सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कुछ भी है, सम संख्या है बस, तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि उसके अंदर आने वाली जो राशि है, जो गणितीय राशि है, उसका मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो उसका मान धनात्मक होगा तभी उसका मूल आप निकाल पाएंगे, धनात्मक नहीं होगा तो उसका मूल आप निकाल नहीं पाएंगे। जैसे आपको सिंपली हम दिखाएं कि जैसे आपको मान लीजिए कह दिया हमने 4 का वर्गमूल निकालिए, देखिए 2 लिखा है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई, 2 हो गया, प्लस माइनस 2 आप लिख सकते हैं इसको। आपसे कह दिया जाए इस वर्गमूल निकाला, -4 का आप निकालिए, तो आप नहीं निकाल सकते, -4 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि जब भी करड़ी की डिग्री 2 होगी यानी सम संख्या होगी तो इसके अंदर आने वाली राशि क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। यदि इसके अंदर आने वाली राशि ऋणात्मक हो जाएगी तो उसका मान आप निकाल नहीं सकते हैं। तो यहीं पे गणित आपको रोक देती है कि भैया आप रुक जाओ, अब इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। आपको बढ़ने के लिए चाहिए कि उसके अंदर वाला मान धनात्मक हो, ऋणात्मक होने पर नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट करते हैं कि यदि n का मान, यदि n का मान विषम संख्या हो, विषम हो, तो इस स्थिति में जब भी n का मान विषम होगा तो इस स्थिति में fx धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो जाए, fx क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए या ऋणात्मक हो जाए, इससे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब n की डिग्री विषम होगी, यानी करड़ी की डिग्री n का मान विषम संख्या हो जाए। विषम संख्या का भाई n का मान जो हो गया, क्या हो गया, n का मान आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाए इनमें से, तो उसके अंदर आने वाला जो एम्पलीट्यूड है, जो आर्गुमेंट है, उसका मान चाहे धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। दोनों स्थितियों में उस करड़ी को आप क्या कर सकते हैं, वैध बना सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, क्यूब रूट हमें निकालना है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 2 होता है। 8 का क्यूब रूट मतलब घनमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी तरह से यदि हम कह दें कि हमें घनमूल निकालना -8 का, तो -8 का क्या हो जाएगा, -2 होगा। देखिए, धनात्मक था तब भी मान निकला, ऋणात्मक था तब भी मान निकला। तो जब भी करड़ी की डिग्री आपकी विषम संख्या होगी तो आपके करड़ी के अंदर उपस्थित गणितीय राशि का मान चाहे धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, दोनों स्थितियों में उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे की क्लास, हम आगे का जो मैटर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ें, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, आपके किसी कंपटीशन एग्जाम से पहले सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भी आपको डाउट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस डाउट को इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। फैकल्टी 24 आवर अवेलेबल रहेगी। ओके, धन्यवाद आपको।